हेलो फ्रेंड्स, चेजिंग ड्रीम के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं जो करंट के मुद्दे आज लगातार चर्चा में रहे उनके बारे में। उसमें एक विषय था 3D प्रिंटेड डाकघर का, वो लगातार आज न्यूज में बना रहा। एक उसके बारे में, दूसरा ये है पहला ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र आज हमारे यहाँ बनाया गया, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ एक क्वेश्चन उठता है कि पहला ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र आप कह रहे हैं, तो क्या इससे पहले ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र हमारे यहाँ नहीं था? नहीं था, लेकिन क्यों है चर्चा में, यही मैं बताऊँगा आपसे। तीसरा टॉपिक हमारा होगा पीबोर्ड के बारे में कि पीबोर्ड क्या होता है, पीबोर्ड क्यों चर्चा में है, ये पीबोर्ड होता क्या है। हम तो रोबोट के बारे में सुने थे, लेकिन ये पीबोर्ड क्या है, बिल्कुल बताएंगे कि पीबोर्ड क्या होता है, उस बारे में चर्चा होगा। और चौथा हमारा टॉपिक जो होगा उद्गम, उद्गम क्या है इस बारे में बात करेंगे। और ये चारों टॉपिक के बारे में जो बैकग्राउंड के साथ साथ इसके एग्जाम के संदर्भ में क्या क्या प्रासंगिकता हो सकती है, इसको कवर करते हुए हम सारे में विस्तार चर्चा करेंगे। तो हमारा पहला टॉपिक है 3D प्रिंटेड डाकघर। ठीक है, तो ये पहला बता दूं कि 3D प्रिंटेड ये होता क्या है। तो यहाँ पहली बात ये है कि 3D का मतलब ये होता है 3 डायमेंशनली। ठीक है, तो 3 डायमेंशनल मतलब कि आप दो साइड से देख ही सकते हैं, साथ में उसका डिप्थ भी दे सकते हैं ना। तीसरा चीज़ अब यहाँ पे चर्चा में क्यों है, क्योंकि इससे पहले आप सुने होंगे कोई डाकघर बना है तो उसमें ईंट सीमेंट इत्यादि चीज़ों का यूज होता है ना, काफ़ी समय लगता है, बनता है। लेकिन आज जो बनाया गया डाकघर वो चर्चा में इसलिए है कि वो 3D प्रिंटेड जो मशीन है उसके माध्यम से बनाया गया है। एक 3D प्रिंटेड लेआउट या ड्राफ्ट बनाया गया और उसमें कंक्रीट के माध्यम से लगातार लेयर बाय लेयर वो प्रिंटेड करते गया और उस माध्यम से एक डाकघर का निर्माण हुआ। अब ये डाकघर बनाया कौन है, कौन सी कंपनी बनाई है, तो यहाँ बता दूँ आपको कि इस डाकघर को बनाने वाली कंपनी का नाम है एल एन टी काफ़ी विख्यात कंपनी है, आप सुने होंगे कंक्रीट के मामले में। उसका नाम है लार्सन एंड टूब्रो। ठीक है, अब यहाँ एक चीज़ और बता दूं कि बना कहाँ पे है, तो ये बना बेंगलुरु में है। ठीक है, तो आज क्यों बता रहे हैं इसके बारे में, क्योंकि आज इस 3D प्रिंटेड डाकघर का उद्घाटन हुआ है। किसके माध्यम से हुआ है, तो केंद्रीय जो रेल मंत्री हैं हमारे, उनके माध्यम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन हुआ है बेंगलुरु में। तो सर इसका क्षेत्रफल क्या रहा है, कितने एरिया में, तो 1100 स्क्वायर फुट एरिया में इसका उद्घाटन किया गया है। इसका पूरा क्षेत्रफल है जो है। अब इसका नाम क्या है सर, तो इसका कैम्ब्रिज लेआउट पोस्ट ऑफिस इसका नाम है। ठीक है, ये सब हो गया। तो सर इसका डिजाइन, इसका संचालन कौन कर रहा था, इसका कार्यभार कौन संभाल रहा था, तो डिजाइन का जो कार्यभार है वो संभाल रहा था IIT मद्रास। तो यहाँ पहले बताया कि ये कहाँ बनाया गया है, बेंगलुरु में। दूसरा चर्चा में क्यों है, ये 3D प्रिंटेड डाकघर जो है भारत पहला डाकघर इसलिए चर्चा में है। तीसरा चीज़ कि ये कितने एरिया में है, तो 1100 स्क्वायर फुट के एरिया में है। चौथा चीज़ इसको कौन बनाया गया है, LNT कंपनी के द्वारा बनाया गया है। पांचवा इसका नाम क्या है, तो कैम्ब्रिज लेआउट पोस्ट ऑफिस इसका नाम है। छठा चीज इसको बनाने में कितना समय लगा है, इसको बनाने में 44 दिन का समय लगा है और खर्च जो आया है वो थोड़ा ज़्यादा हो गया, 26 लाख के आसपास खर्च इसका हुआ है। ठीक है, इसलिए चर्चा में। तो क्या ये अभी जो है चर्चा में है, तो इसका बैकग्राउंड क्या रहा है ये बता दूँ। तो इसका 3D जो प्रिंटेड बनाया है, ये चर्चा में रहने का एक रीज़न ये था कि इंडिया में आज डाकघर पहला बना है, इसलिए चर्चा में है। और ये बता दूं आपको कि सबसे पहला जो 3D प्रिंटेड निर्माण उपकरण है, जो सबसे पहला 3D प्रिंटेड निर्माण उपकरण है वो जापान के नगोया म्यूनिसिपल इंडस्ट्रियल रिसर्च इंस्टीट्यूट के जो हिदोओ कोडामा द्वारा इसको विकसित किया गया था। साथ साथ ये बता दूं कि सजावटी वस्तुओं को बनाने के लिए 1920 के दशक में राल्फ बेकर के द्वारा किए गए कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए प्रारंभिक कार्य 1981 में पूरा किया गया था। और साथ साथ यही बता दूं कि जो 3D प्रिंटेड मशीन है इसको जो बनाया गया था राल्फ बेकर के द्वारा और जो लगातार चर्चा में है, तो उसका जो भी अगर कोई नया निर्माण करता है, नया उपकरण बनाता है, जो अपने मानसिक तौर पे या बुद्धि विवेक के तौर पे जो कोई भी चीज़ का उपकरण करता है, तो उसका एक पेटेंट होता है। तो इसका जो पेटेंट था वो 2009 तक था, और जब इसका 2009 पेटेंट खत्म हुआ तो ये वर्ल्ड लेवल पे नाटकीय रूप से इसका विकास हुआ, लगातार इसका विकास हुआ और इसकी जो लागत लगती थी उसमें नाटकीय रूप से गिरावट आई। और उस संदर्भ में अभी ये काफ़ी दुनिया में विकास हुआ। उसी संदर्भ में हमारा आज जो डाकघर था ये चर्चा का विषय बना हुआ था, जो आपसे हमने चर्चा की है। तो ये था हमारा डाकघर के बारे में। हम बात करने जा रहे हैं भारत का पहला ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र चर्चा में क्यों है। तो यहाँ आपका एक क्वेश्चन हो सकता है कि क्या इससे पहले भारत में ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र नहीं था। मैं बता दूं कि भारत में इससे पहले भी ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र था, लेकिन ये चर्चा में इसलिए है कि क्योंकि ये एकीकृत प्रशिक्षण केंद्र है। ये पहला मानव रहित जो ड्रोन प्रणाली है प्रशिक्षण केंद्र,
ये एकीकृत है। मतलब क्या है इसका, एकीकृत है इसका मतलब क्या होता है? तो मैं यहाँ एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इसका मतलब ये होता है कि इससे पहले भी प्रशिक्षण केंद्र था, लेकिन मान लीजिए कि वो एक व्यक्ति या एक संस्था का है, उसके अगर वहाँ प्रशिक्षण केंद्र हमको अपने ड्रोन का प्रशिक्षण करने जाना है तो एक पेपर साइन करना होगा, उनको कुछ पे करना होगा। तो उससे क्या होता है, एक तो हमारा कार्य दक्षता प्रभावित होता है, समय बहुत लगता है। दूसरा ये चीज़ है कि उसमें लागत बढ़ जाती है। तो कहीं ना कहीं हमारा जो ये ड्रोन का जो क्षेत्र है वो हतोत्साहित होता है। इसीलिए आज भारत में ये विषय चर्चा में है, क्योंकि ये तमिलनाडु के अंदर पहला जो है मानव रहित ड्रोन प्रणाली एकीकृत प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया। तो ये तमिलनाडु में कहाँ किया गया, तो इसमें मैं बता दूं कि ये श्री पेरुम्बदूर के निकट जो है बल्लम बडागल एक क्षेत्र है, वहाँ पे लगभग 2.5 एकड़ के में इसको बनाया गया है। और ये जो है इसमें खर्च जो आया है 45 करोड़ का खर्च आया है। और इस तरह से अब यहाँ इसका फ़ायदा ये होगा कि जितना भी हम ड्रोन बनाएंगे या जो भी बनाएगा, जो संस्थाएं बनाएंगी, वो सबके लिए खुला है। वहाँ सब जाके अपना प्रशिक्षण कर सकते हैं। उसके जो मानक है उस पर वो खरे उतर रहे हैं कि नहीं उतर रहे हैं, इसका प्रशिक्षण कर सकते हैं। तो जितना भी हमारा ये चीज़ें हैं इसमें आसानी आ जाएगी, समय बचेगा, लागत बचेगी और सबके लिए होगा। तो एक और चीज़ यहाँ होता है क्या है कि ये किस मतलब योजना के अंतर्गत इसको बनाया गया है, गवर्नमेंट इसको बनाई क्यों है, इतना पैसा क्यों खर्च कर दिया है? तो मैं बता दूं कि रक्षा प्रशिक्षण और संरचना योजना के अंतर्गत DTIS के अंतर्गत इसको बनाया गया है। ठीक है। और ये तमिलनाडु के औद्योगिक विकास के अंतर्गत इसका जो है कार्यभार पूरा दिया गया है, वही इसके रक्षा करेगा, देख रेख करेगा और उसके अंतर्गत ही पूरा योजना ये कार्य करेगी। ठीक है। तो क्या ये कहाँ पे है, तो बता दिया तमिलनाडु में है, श्री पेरुम्बदूर के निकट जो बल्लम वडागल है वहाँ बनाया गया है। और ये किस योजना के अंतर्गत बनाया गया है, तो DTIS योजना के अंतर्गत बनाया गया है। इन सब का जवाब आपको मिल गया। तो ये आपके 2 टॉपिक कंप्लीट हो गए। तो अब हम बात करते हैं थर्ड टॉपिक के बारे में। थर्ड टॉपिक जो हमारा होगा पिवोट। पिवोट क्या होता है? आप बोलेंगे कि सर इससे पहले हम रोबोट के बारे में सुने थे, लेकिन ये पिवोट क्या होता है? तो मैं यहाँ बता दूं कि जो पिवोट है रोबोट और AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दोनों का मिक्सचर है। ठीक है। तो इन दोनों को मिक्सिंग करके बनाया गया है। दक्षिण कोरिया ने पिवोट नामक एक ह्यूमनॉइड रोबोट बनाया है। यहाँ ये वर्ड ध्यान रखिएगा कि ये पहला वर्ल्ड का ह्यूमनॉइड रोबोट है। ठीक है। ह्यूमनॉइड रोबोट जो विकसित किया गया है वो आर्टिफिशियल और रोबोट का मिक्सचर है। ठीक है। मतलब मिक्स करके दोनों का जो फीचर है बनाया गया है इसको। ये विश्व का पहला ऐसा ह्यूमनॉइड है जो पायलट है। ये विश्व का पहला ह्यूमनॉइड पायलट है। कौन? पिवोट। अब ये क्या करेगा, तो ये प्लेन उड़ाने में सक्षम है। ये ध्यान रखिएगा, क्या करने में? प्लेन उड़ाने में सक्षम है। साथ साथ आपको ये बता दूं कि ऐसी कृत्रिम बुद्धिमत्ता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो रियल टाइम पे काम करेगा। कौन करेगा? पिवोट। ये प्लेन को उड़ाने में, प्लेन के अंदर जितना भी उसके टेक्नोलॉजी है जो कि एक ह्यूमन समझ सकता है, एक आम आदमी समझ सकता है, एक पायलट जो इंसान है वो समझ सकता है, ये भी उसको समझने में सक्षम है। ठीक है। जितना उसका सिस्टम उसको समझने में सक्षम है। तीसरा चीज ये जो है वास्तविक टाइम, मतलब वास्तविक समय पर एक काम करता है। उड़ान उपकरण को जितने उड़ाने में कुशल है, उसको समझने में कुशल है। आप कहेंगे कि लैंड करते हैं ना, तो जो वाइब्रेशन है उसको भी ये महसूस समझने में सक्षम है। इतना सूक्ष्म इसको बनाया गया है। ठीक है। और इसके साथ साथ ये बता दूं कि ये जो जिस मार्ग से उड़ान करेगा ना, उस मार्ग को भी ये याद रखने के में सक्षम है। तो यहाँ बता दूं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये रियल टाइम पे काम करेगा, वास्तविक समय पे। ये उड़ान उपकरण को समझने में कुशल है। ये मार्गों को, जिस मार्ग से आएगा जाएगा, उस मार्ग को याद रखने में भी सक्षम है। साथ साथ ये बता दूं आपको कि ये जो है, आपने एक मूवी देखा होगा धमाल, जिसमें बोलता है कौन सा बटन दबाओ, तो प्लेन क्रैश करता है और बात करता है उसके साथ। ऐसे ही इसमें बताना नहीं पड़ेगा, इसके माध्यम से वो बात करने में भी सक्षम है। एरोप्लेन से जो स्टेशन है वहाँ बात करने में सक्षम है और आराम से बात कर लेगा। ठीक है। तो ये यहाँ से कुशलता ज़्यादा बढ़ जाएगी। इससे फ़ायदा क्या होगा, एक तो हम ज़्यादा कुशलता से काम होगा, सटीकता बढ़ जाएगी और मार्गों को याद रखे ईजी होगा। तीसरा चीज़ ये है कि प्लेन जो ज़्यादा क्रैश हो रहे हैं, कहीं ना कहीं उसमें गिरावट आएगी, क्योंकि उसमें कुशलता बढ़ जाएगी इसकी। ठीक है। तो यहाँ हम बात करें जो पिवोट के बारे में। पिवोट क्या करेगा? पहला ह्यूमनॉइड पायलट है जो प्लेन उड़ाएगा। दूसरा चीज़
किसने विकसित किया है इसको कोरिया ने विकसित किया है। तो कोरिया में कौन किया है? कोरिया एडवांस इंस्टीट्यूट साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो टीम है उन्होंने इसका विकास किया है, और उन्होंने कहा है कि ये पहला ह्यूमनॉइड पायलट होगा जो प्लेन को उड़ाने में सक्षम है, प्लेन को उड़ाने के उपकरणों को समझने में कुशल है, उसके मार्ग को समझने में कुशल है, और जितनी बारीकियां हैं उससे तहत अच्छे से काम करेगा। तो ये रहा हमारा पीबोर्ड। तो अब हमारा लास्ट टॉपिक है, उस बारे में बात करें उद्गम के बारे में। उद्गम क्या है? अनक्लेम्ड उद्गम, अनक्लेम्ड डिपॉजिट गेटवे टू एक्सेस इंफॉर्मेशन। इसका फुल फॉर्म हुआ, क्या हुआ फुल फॉर्म? अनक्लेम्ड डिपॉजिट गेटवे टू एक्सेस इंफॉर्मेशन। मतलब हम इसमें क्या कर रहे हैं? अनक्लेम जो डिपॉजिट है, मतलब जो दवा रहित, मान लीजिए कि आपका कोई पैसा बैंक में जमा है, उसका कोई माई बाप नहीं है, मान लीजिए किसी का मृत्यु हो जाता है और उस पैसे के कोई पूछंतर नहीं है, कोई पूछ नहीं रहा है कि किसका पैसा है, लेकिन उसमें जैसे किसी का पासबुक कोई पूछ नहीं रहा है, किसी का पासबुक हो गया, कोई अकाउंट नंबर भूल गया, किसी भी कारण से अगर किसी का पैसा बैंक में किसी भी बैंक में जमा है और वो भूल गया है, तो उसको बोलते हैं दवा रहित जो पैसा है, दवा रहित, जिसको किसी कोई माई बाप नहीं है, कोई क्लेम नहीं कर रहा है कि ये पैसा मेरा है, उसको बोलते हैं अनक्लेम्ड मनी। ठीक है, तो उसी के संदर्भ में आरबीआई ने एक पोर्टल जारी किया है जिसको हम बोलेंगे उद्गम पोर्टल। ठीक है, अब यहाँ हम बात करेंगे कि ये मतलब कैसे डिसाइड हुआ कि अनक्लेम्ड राशि है। मान लीजिए मैं एक साल पैसा निकालने नहीं गया, तो क्या मेरा पैसा अनक्लेम्ड है, दवा रहित है? नहीं। इसमें मैं पहले बता दूं, इसमें एक कुछ मानक है, उसको निर्धारण किया गया है। जैसे कि कोई किसी का राशि जमा है, चाहे कैसा भी अकाउंट हो, सेविंग अकाउंट हो, करंट अकाउंट हो, एफडी हो, आईडी हो, कोई भी अकाउंट हो, उसमें अगर पैसा पड़ा है 10 साल तक और सक्रिय नहीं है, मतलब कोई उसमें कोई ना निकासी हो रहा है, ना आ रहा है, ना जा रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है, और बैंक ऐसा बोल दे कि ये अकाउंट जो है वो निष्क्रिय है, ठीक है, अब उस पैसे को 10 वर्ष तक कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ है, तो उस अमाउंट को हम दवा रहित अमाउंट घोषित कर देंगे, मतलब बैंक आरबीआई घोषित कर देगी। ठीक है, अब उसी के मतलब ऐसे पैसे को जो जिसका है उसको मिल जाए, उसके लिए जारी किया गया है उद्गम पोर्टल, मतलब अनक्लेम्ड डिपॉजिट, उद्गम अनक्लेम्ड डिपॉजिट गेटवे टू एक्सेस इन्फॉर्मेशन। मतलब इस पोर्टल के माध्यम से ही हम वो सारा इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर लेंगे कि ये पैसा किसका है, कितना पड़ा है, कैसा है ना, अब हमको कहीं जाना नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब बता दूं कि इसको बनाया किसने है। तो रिजर्व बैंक सूचना प्रौद्योगिकी प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है, मतलब RBIT, तथा भारतीय वित्तीय प्रौद्योगिकी और सदस्य सेवा ने मिलकर, इसको दोनों ने मिलकर बनाया है। और इसमें अभी जो है 7 बैंक उपलब्ध हैं और चरणबद्ध तरीके से और बैंक में शामिल होते जाएंगे इसमें। अब वो 7 बैंक कौन कौन है जो बता रहे हैं कि हमारे पास अनक्लेम्ड राशि है? SBI, पंजाब नेशनल, सेंट्रल बैंक, धनलक्ष्मी बैंक, साउथ इंडिया बैंक, DVS बैंक और सिटी बैंक, ये बैंक इसमें शामिल अभी हैं। आगे और चरणबद्ध तरीके से सारे बैंक शामिल होते जाएंगे। तो ये आरबीआई ने जो अभी लेके आया उद्गम पोर्टल, क्यों लेके आया? मैं बता दूं कि 2020 से लगभग 70% अनक्लेम्ड राशि जो पहले अमाउंट थे उससे ज़्यादा बढ़ गया है। अब आप सोच रहे हो कि इतना कैसे बढ़ गया? आपको मालूम होगा कि ये जो 2020 है ना, ये काफ़ी मतलब सबके लिए हैरान करने वाला वर्ष था, कोविड वाला वर्ष। उसमें कई लोग से एक्सीडेंटल कुछ हुआ, उनका पैसा पड़ा है, उन्हें घर वालों को नहीं पता है, किसी का बैंक अकाउंट नहीं है, खो गया है, कई लोगों ने अपना स्थान परिवर्तन किया, कई चीज़ें कारण बन सकती है। वो अनक्लेम्ड राशि आरबीआई चाहता है कि जिनका है उनको मिल जाए, इसीलिए पोर्टल जारी किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से इजीली जिसका पैसा है वो समझ लेगा कि किसका है किसका नहीं है। तो जो उद्गम पोर्टल है, अनक्लेम्ड डिपॉजिट गेटवे टू एक्सेस इन्फॉर्मेशन, उसके माध्यम से आप आराम से जान जाएंगे कि किसका कितना पैसा अनक्लेम्ड है, और आसानी से उस पैसे को आप अपने लिए जिसका है वो ले सकता है, जो उसका हकदार है उसको मिल जाएगा। तो इस संदर्भ में हमारा चारों टॉपिक, 3D प्रिंटेड, दूसरा जो हमारे यहाँ जो मानव रहित ड्रोन प्रणाली एक जो प्रशिक्षण केंद्र बनाया गया वो, तीसरा पीबोर्ड, और चौथा हमारा उद्गम पोर्टल। चारों टॉपिक के बारे में मैं चर्चा कर लिया हूँ जो आज लगातार करंट का मुद्दा थे। आप चारों टॉपिक आज कंप्लीट हुआ। अगर वीडियो सही लगी हो, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, आगे बढ़ाएं और हमारे लिए ऐसे प्रोत्साहन करते रहें। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद।